नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है इसमें कई कलाकारों के जो है रिवीजन की बात होगी। चाहे अमनी रंजन राय हों, गगनेंद्र नाथ ठाकुर हों, या फिर DP रायचौधरी हों, असित कुमार हल्दर हों, नंदलाल बोस हों, या फिर आमनी बाबू, सभी को देखने का प्रयास किया जाएगा। थोड़ा सा संक्षिप्त में डाटा है लेकिन बहुत मज़ेदार है। हमें उम्मीद है लगभग आपको सब कुछ आता है, बस रिवीजन की बात है। आइए रिवीजन करते हैं। यामिनी रंजन की बात करें अगर, तो आप जानते हैं भारत का पिकासो भी इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ पे होता है? तो बेतिया तोर जिला बांकुरा में होता है। बांकुरा बहुत बार पूछा गया है, कहाँ पे है? बंगाल में है। कब होता है? 1887 का सन होता है। यामिनी राय 16 वर्ष की अवस्था में कलकत्ता आए और उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में जो है कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रशिक्षण समाप्त करके आरंभ में ही ये पाश्चात्य में चित्र बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यामिनी को कहा जाए कि उनकी शबीहकार के रूप में ख्याति प्राप्त हुई है, तो हाँ हुई है। शबीह मतलब होता है व्यक्ति चित्र, और व्यक्ति चित्र बहुत अच्छे से यामिनी रंजन राय बनाते रहे। परंतु बाद में वो जो है बंगाल स्कूल का प्रभाव भी पड़ जाता है और बंगाल स्कूल से जुड़ करके यामिनी रंजन राय जो है चित्रकारी करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है उनका स्वच्छंद अभिरुचि को तत्काल कला धारा से संतोष प्राप्त नहीं हुआ और मौलिक सृजन के प्रति उनकी इच्छा जो है अधिक बलवती हुई। 1921 में लगभग 34 वर्ष की अवस्था में उनका ध्यान बंगाल की लोक कला और गया बिहार के पटचित्रों की ओर जाता है। और जब गया बिहार के पटचित्रों की ओर जाता है तो कालीघाट और पटुआ लोक कला की ओर भी जाता है। और जब इस पे जाता है तो इस पे चित्रकारी स्टार्ट करते हैं। यामिनी राय लोक कला से प्रेरणा ग्रहण करके उसे सतत प्रयत्नशील हो जाते हैं और वह बंगाल के अनेक गांवों में गए जहां वह कुम्हार, बुनकर, गुड़िया, खिलौना बनाने वाले आदि की कृतियों को देखते, समझते और रेखांकित करते रहे। इस ग्रामीण लोक कला के अध्ययन से उनको इस बात का ज्ञान हो गया कि इस परंपरागत ग्रामीण चित्रकारों या कलाकारों ने अनायास ही रंग, आकार और छंद के रहस्य को पा लिया है। यामिनी ने लोक कला के अभिप्राय तथा प्रतीकों को ग्रहण कर अपनी नवीन चित्रात्मक सुव्यवस्था में संजोने का काम किया है। यामिनी रंजन राय एक प्रख्यात कलाकार के रूप में फेमस रहे। इनकी कृतियों में नवीनता से उनको मानसिक संतोष भी प्राप्त हुआ है। आर्थिक संकट होते हुए भी वे अपने जीवन संघर्ष के साथ साथ नवीन प्रयोग चलाते रहे, परंतु बहुत समय तक कला क्षेत्र में उनकी मान्यता न प्राप्त हो सकी। धीरे धीरे युग परिवर्तन हुआ, उसके साथ कला के सरलतम रूपों में कला जो है आलोचकों ने पहचाना और उन्हें सराहना स्टार्ट कर दिया। 1929 से 36 तक वो मध्य में मूल रूप से यामिनी बाबू म्यो कला स्कूल लाहौर में सहायक अध्यापक और सहायक निर्देशक के पद पर कार्य करते रहे। उसके पश्चात लगभग 2 वर्ष तक फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रधान के रूप में कार्य किए। 38 से 47 के मध्य उन्होंने लाहौर सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के निर्देशक पद पर भी कार्य किया है। कब? 1947 तक, 1938 से 1947 तक। आगे कहा जाता है स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भारत विभाजन के समय वो दिल्ली आ गए। वहाँ उन्होंने शिल्पी चक्र संस्थान की स्थापना की। यामिनी राय ने अपनी कला प्रेरणा के विषय में स्वयं लिखा है कि मैं बाल कला से प्रेरित हूँ, मैं बाल कला से प्रेरित कलाकार हूँ। यामिनी के बारे में आगे कहा जाता है उन्होंने टेम्परा रंगों के द्वारा कपड़े, कागज, पट्टे और नवीन प्रयोग इस पर करते रहे। उनको चित्रों में अधिकांश सपाट रंग, सरल आकार और चमकदार वर्ण विधान को अपनाया गया है। अधिकांश चित्रों की रेखाएं मोटी परंतु अत्यधिक बलवती हैं। यामिनी के चित्रों की एकल प्रदर्शनी ACC गैलरी न्यूयॉर्क में 1950 में आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी में पट्टे, कपड़े, कागज, चटाई पर बने चित्र खूब अच्छे से दर्शाए गए हैं। इस एकल प्रदर्शनी को बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई है, परंतु 1954 में यामिनी राय के काष्ठ मूर्ति शिल्प का निर्माण जी जो है बहुत खास काम करता है और ज़्यादा रुचि उधर दिखा देते हैं काष्ठ मूर्ति बनाने में। और जब काष्ठ मूर्ति के निर्माण में ज़्यादा रुचि आता है तो उधर भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी कलाकृतियों में ईसा मसीह, श्रृंगार, नर्तकी और मृदंग वादक आदि जो है उत्तम कृतियाँ मानी जाती हैं। ईसा मसीह पूछा गया रचना है, श्रृंगार पूछा जा सकता है, नर्तकी पूछा जा सकता है। किसकी रचना है? यामिनी रंजन राय की रचना है।
तो इनकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं, कृतियां हैं। 1955 में राय बाबू को पद्म विभूषण से भारत सरकार का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, 1955 में मिलता है। इस महान चित्रकार के 88 वर्ष की आयु में 24 अप्रैल 1972 को कोलकाता में निधन हो गया। कलकत्ता में स्वर्गवास हो जाता है। इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था। तो भारत का पिकासो 88 वर्ष तक कार्य करता रहा और मूल रूप से लास्ट में 24 अप्रैल 1972 को इसकी मृत्यु हो जाती है। खास काम किए इसलिए आपके सिलेबस में है और अच्छे से आज भी पूछे जा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के जीवंत हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए। बांकुरा में बहुत सारे लोग जन्मे होंगे, लेकिन यामिनी रंजन राय जैसा कोई नहीं हुआ जिनका जन्म 1887 में हुआ था, 1887 में। अगला पॉइंट आता है रविंद्र बाबा का। थोड़ा सा रविंद्र बाबा के बारे में पढ़ लें। बहुत सारे लोग कबींद्र कहते हैं, बहुत सारे लोग इन्हें गुरु कहते हैं, बहुत सारे लोग कुछ उपाधि देते हैं। फिलहाल इनका नाम जो है कबींद्र रविंद्रनाथ का जन्म जोड़ा साकू बंगाल में हुआ है। कब हुआ है? 1861 ईस्वी में हुआ। विश्व कवि का सम्मान प्राप्त है। 1941 में मूल रूप से ये भी स्वर्गवासी हो जाते हैं। अगर बात करें कबींद्र की, तो कबींद्र रविंद्रनाथ टैगोर जब 50 वर्ष की काव्य साधना के पश्चात चित्रकला की ओर अभ्यस्त होते हैं तो 1924 ईस्वी में गंभीरता से आरंभ कर देते हैं। कुछ जगह ये 50 वर्ष लिखा है, कुछ जगह 67 वर्ष लिखा मिलता है। 67 वर्ष की आयु में चित्रकला की ओर। तो आर्ट एंड कल्चर है, इसमें बहुत सारी जो है दुविधाएं होती हैं। 67 वर्ष की आयु में पूछा जाता है, कई बार जो है 70 के दशक की पूछी जाती है, तो याद रखना है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। 70 वर्ष की आयु में, लगभग 70 वर्ष की आयु में चित्रकारी किसने की? रविंद्र बाबा करते। अभ्यास करना 1924 में गंभीरता से आरंभ कर दिया, तो उन्होंने एक नवीन पाश्चात्य विचारधारा का जो है आधार पर रचना आरंभ कर दी, जो कल्पना और मानसिक तत्व के आधार पर ही रही है। टैगोर अपने काव्य कौशल के आधार पर 1913 में नोबेल पुरस्कार ही नहीं प्राप्त कर चुके, वरन पाश्चात्य कला के जगत की प्रभाववादी विचारधारा और कलाकृतियों की नवीन प्रवृत्तियों को भली भांति परिचित हो चुके थे। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिलता है, लेकिन ये प्रभाववादी विचारधारा को बहुत अच्छे से समझ चुके थे तब तक। आगे बात की जाती है, अन्यथा उन्होंने पाश्चात्य कलाकारों के समान ही बाह्य रूप से यथार्थ अनुकरण की सीमा को तोड़ करके भावनाओं को पहचानना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने अचेतन जगत से प्राप्त रंग, रेखा और आकारों में अपनी अभिव्यक्ति की रंग के धब्बों और पांडुलिपियों में काट छाट के चिन्हों के संयोजन में उनको अपनी आत्मा की लय तथा छंद प्राप्त हुई है। पांडुलिपियों और स्याही के धब्बों में इस कवि को अपने अचेतन जगत की सुषुप्त भावनाएं दिखाई देती हैं। फिर क्या था? कवि चित्रकार बन गए। 67 वर्ष की आयु में रविंद्र बाबू अपने चित्रों की अनुकृतियां या फिर कृतियों की कल्पना के आधार पर ही बनाया करते थे चित्र, यथार्थ उन्हें कुछ नहीं था। उनके शब्दों में, कला में सत्य का अस्तित्व तब ही निहित रहता है जब वह हमको यह कहने के लिए बाध्य कर दे कि मैं देखता हूँ। कला में सत्य का अस्तित्व तभी दिखाई देता है, तभी निहित होता है, तभी है कि जब वह हमको यह कहने के लिए बाध्य कर दे मैं देख रहा हूँ या मैं देखता हूँ। यह कथन किसका है? रविंद्र बाबा का है, याद रखना है। आगे कहा जाता है टैगोर की चित्राकृतियों को पागल व्यक्तियों की कला कह करके पुकारा गया है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन सभी पूछा नहीं गया है कि पागल व्यक्तियों की कला किसकी है, टैगोर की है, ये पूछा तो नहीं गया, लेकिन हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। याद रखना, पागल व्यक्तियों की कला कह करके पुकारा गया है। परंतु उन्होंने इस वाक्य का उत्तर इस प्रकार दिया है, मेरे चित्रों का जन्म यानी सृजन किसी शिल्प कुशल अनुशासन या परंपरा में नहीं हुआ है, वे जानबूझ करके की गई वस्तुओं की अभिव्यक्ति का प्रयास नहीं है। टैगोर का यह कथन सत्य है क्योंकि उनकी कृतियों में रंग, रेखा और आकारों की अकलात्मकता सहज और अनपढ़ या फिर अनगढ़ व्यवस्था है और उनकी रचनाओं में केवल बौद्धिक प्रयास अधिक है। अमर कवि रविंद्रनाथ ने 1920 ईस्वी में शांति निकेतन के प्रांगण में कला भवन यानी आर्ट स्टूडियो की स्थापना की। यहाँ 1920 दिया गया है, बहुत सारी किताबों में 1919 मिलता है, जो कि सही भी है, तो 1919 कर लीजिएगा। 1919 में मूल रूप से शांति निकेतन के प्रांगण में कला भवन आर्ट स्कूल की स्थापना की। 1930 ईस्वी में उनकी पहली प्रदर्शनी पेरिस में लगती है, आप जानते ही होंगे। ये एक स्केच पेंटिंग है, मूल रूप से इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। पेन स्केच है, रविंद्र बाबा के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी पेरिस में आयोजित करते हैं, कब? 1930 में, 1930 में।
आगे कहा जाता है कला भवन की स्थापना के पश्चात अवनींद्रनाथ ने शांति निकेतन में कला भवन का अध्यक्ष पद ग्रहण कर लिया और अंतिम दिनों तक वह कार्य करते रहे। इस प्रकार बंगाल स्कूल के पतन के साथ भारतीय चित्रकला में पुनः जीवन फूंकने के नवीन प्रयास हुए, जिसमें पाश्चात्य विचारधारा और बौद्धिकता की छाप थी। इस समय में पाश्चात्य कला की विशेष मर्मज्ञता एक चित्रकर्ती कुमारी अमृता शेरगिल की कला से भी भारतीय कला की एक नवीन मोड़ की ओर ले जाती है। यानी अमृता शेरगिल भी थोड़ा बहुत काम इसमें कर जाती हैं, जो मात्र 28 साल जिंदा रहती हैं, बुडापेस्ट की नागरिक। अगला नाम अमृता शेरगिल का ही आ जाता है। आइए देखते हैं अमृता शेरगिल के बारे में। अमृता शेरगिल जन्म की अगर बात करें 1913 में हंगरी राजधानी बुडापेस्ट में हुआ है। 1934 के अंत में पेरिस की चित्रकलाओं और अकादमियों में चित्रकला का प्रशिक्षण प्राप्त कर अमृता भारत आई और शिमला में अपने माता पिता के निवास स्थान में रहने लगी। अपनी चित्रशाला भी स्थापित कर ली यहीं पे। उस समय उनकी आयु लगभग 21 वर्ष थी। अमृता शेरगिल लाहौर के एक धनी सिख उमराव सिंह की पुत्री रही हैं, याद रखना है। उनकी माता एक हंगेरियन रही हैं। आरंभ से ही उन्हें चित्रकला में रुचि थी, अतः वे लगभग 11 वर्ष की आयु में ही अपने माता के साथ इटली गई और फ्लोरेंस की चित्रशाला में उन्होंने कला दीक्षा ग्रहण की। यहाँ पर यथार्थवादी पद्धति पर कला अभ्यास कर वह कुछ समय के लिए भारत आए, परंतु पुनः पेरिस चली जाती हैं। पेरिस में उन्होंने पियर वैया और प्रोफेसर लूसिया के सीमाओं के चित्रशालाओं में कला अभ्यास खूब अच्छे से किया। 1930 में इनके चित्रों की प्रदर्शनी ग्रांद सालों में आयोजित की गई और ये पहली प्रदर्शनी मानी जाती है। इस प्रदर्शनी में धड़ वाला चित्र इन्होंने दिखाया। धड़ जो है नग्न महिला का पार्श्व छाया का प्रकाशन है। यह अद्भुत ढंग से मूल रूप से अमृता शेरगिल ने बनाया था तथा युवतियां नामक चित्र प्रदर्शित करके अमृता फ्रांस में खूब ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई, फेमस हो गई। उनके ये चित्र मॉडल पद्धति या फिर एकेडमिक शैली पे आधारित रहे हैं। अमृता शेरगिल के धड़ वाले चित्र कैसे रहे हैं, तो एकेडमिक शैली पे आधारित रहे हैं। 1934 ईस्वी में जब भारत आती हैं अमृता, ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, अमृता भारत कब आती हैं, तो 1934 के सन में आती हैं। तब उन्होंने भारतीय खिलाड़ी नामक चित्र पे नई दिल्ली में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक भी जीता। स्वर्ण पदक किसमें जीता? भारतीय खिलाड़ी चित्र में। किसने बनाया? अमृता शेरगिल का है। आगे 1936-37 के मध्य उन्होंने समस्त भारत का पर्यटन किया और सर्वप्रथम उन्होंने अजंता का विशाल और भव्य भित्ति चित्रण को देखा और भारतीय कला तथा जीवन के प्रभावित हुए। अमृता के कला ने यहाँ से ही एक नवीन मोड़ लिया और उन्होंने अजंता की पहाड़ी चित्रों की सरल और सपाट कोमल रंगों का प्रतीकात्मक शक्ति को समझा। उन्होंने बसोहली शैली के पहाड़ी चित्रों को सरल योजना से विशेष प्रणाली ली या फिर विशेष प्रणाली, परंतु उनके चित्र बड़ी कैनवास पे तैल रंग में बने दिखाई देते हैं। अमृता शेरगिल कैसे चित्र बनाती हैं? कैनवास पे बनाती हैं, तैलीय रंगों के द्वारा बनाती है। आगे बात होगी तो अमृता की कला पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके चित्रों में भारतीय विषयों की नवीनता, तकनीकी नौलता, रेखा की लय, छंद और अमिश्रित रंगों की लयबद्ध दृष्टि चेतना है। सतत प्रयोग और चिंतन के पश्चात अमृता अपने प्रतिभापूर्ण कला से मार्ग प्रशस्त करती हैं। उनके चित्रों में वधू का श्रृंगार, गणेश पूजा, त्रावणकोर के बालक, स्त्रियां और नलवासना उनकी विलक्षण प्रतिभा के ज्वलंत प्रमाण हैं। उनके अनेक चित्रों का संग्रह राष्ट्रीय नूतन कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। उनके चित्रों में रंग विधान की नवीनता, चमक और रंगों के अत्यधिक बल या फिर विविध ही रंगतें भारतीय चित्रकला के एक नवीन अध्याय हैं। उनके चित्रों में लाल तथा पीले रंगों को सशक्त और कैसा आत्म अभिव्यंजन प्रयोग बताया जाता है। उन्होंने स्वयं कहा है कि रंगों को मैं पूजती हूँ। अमृता शेरगिल का कथन है, मैं रंगों को पूजती हूँ। उनके चित्रों में तूलिका स्पर्शों के प्रवाह के साथ साथ धरातल को भरने के लिए बड़े बड़े धरातल खंडों का प्रयोग किया गया है। अमृता की महत्वपूर्ण कांक्षा या फिर महत्वाकांक्षा को यथार्थवाद का आग्रह अनंत सीमा तक प्रभावित कर चुका है। वे कभी भी अपनी कला साधना में अतीत के स्वर्णिम सपनों और कल्पना की उड़ान में नहीं भटकती। आरंभ में उन्होंने भारत की जर्जर ग्रामीण दुखी जनता को अंकित किया और उन्होंने अपने मौलिक रागात्मक तत्व को खोजा है। अमृता ने अत्यंत स्थूल और अत्यंत दृश्यात्मक कला के प्रति
प्रतिक्रिया दिखा करके अपनी कला को वह नवीन मार्ग चुनना चाहा है जो आज भी भारतीय कला और अभ्यासी नवयुवकों के लिए प्रेरणादायक है। 1938 ईस्वी में वे पुनः बुडापेस्ट जाती हैं और वहाँ उन्होंने डॉक्टर विक्टर गायन से अपनी शादी रचाती हैं, विवाह रचाती हैं और उसी वर्ष वो भारत लौट आती हैं। परंतु वे अपने वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त नहीं कर सकी और 28 वर्ष की आयु में मात्र 1941 में 28 वर्ष की आयु में स्वर्गलोक चली जाती, उनका देहांत हो जाता है। उनके चित्रों में विषाद स्पष्ट दिखाई देता है। भिखमंगे हों, ग्रामीण हों, अपने निजी चित्रों में सभी विशेषताएं जो है बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास अमृता शेरगिल ने किया है। सभी भावनाओं, सभी विवादास्पद चित्रों को दर्शाने का प्रयास अमृता शेरगिल ने किया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि यामिनी राय तथा अमृता शेरगिल के ठोस प्रयोगों के क्षयशील बंगाल स्कूल को गहरी ठेस पहुंची और अंततः यह स्कूल दम तोड़ता गया। इनकी नवीन जागृति और सतत प्रयासों से भारतीय कला को नवजीवन प्रदान हुआ। अतः इन कलाकारों के प्रयासों को रिवाइवलिस्ट मूवमेंट या फिर पुनर्जीवन आंदोलन के नाम से पुकारा जाता है। अगला महत्वपूर्ण नाम आएगा गगनेंद्र नाथ ठाकुर का। गगनेंद्र नाथ ठाकुर मूल रूप से गुणेंद्र नाथ ठाकुर के पुत्र हैं और समरेंद्र नाथ और अवनींद्र नाथ के भाई हैं। सुनैनी देवी और बिनैनी देवी के सबसे बड़े भाई हैं। उन्हें भी देखने का प्रयास कीजिए। गगनेंद्र नाथ ठाकुर की अगर बात करें तो कहा जाता है इन प्रगतिशील कलाकारों के अतिरिक्त ठाकुर परिवार के ही एक अन्य सदस्य कवि रविंद्र के अग्रज गुणेंद्र नाथ नहीं गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज के प्रभाव में आकर के 1923 ईस्वी में लगभग अनेक घनवादी प्रयोग आरंभ कर दिया। उन्होंने घनवादी और स्वप्निल शैली आदि पर अनेक चित्र शैलियों को बनाए हैं। इन चित्रों में काले, फाख्तई और हल्के भूरे रंगों का प्रयोग हुआ है। उनके चित्रों में पाश्चात्य प्रभाव अधिक है और समसामयिक यूरोपीय कला की छाप भी है। उनके चित्रों में स्वप्निल देश उनकी प्रतिभा और उनका परिचायक है। प्रायः उनके चित्रों में हास्य और मौज की तरंग भी दिखाई देती है। गगनेंद्र के बारे में बात हो रही है कि घनवादी चित्रों को करने के लिए जाने जाते हैं। अगला नाम मास्टर मोशाय का है यानी नंदलाल बसु का है। नंदलाल बसु की अगर बात करें, जन्म 3 सितंबर 1883 मुंगेर जिला हवेली खड़गपुर में हुआ था। कॉलेज की शिक्षा को स्वेच्छा से त्याग करके वो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स में भर्ती हो जाते हैं और इस प्रकार वे आचार्य अवनींद्र नाथ के संपर्क में आते हैं और उनके शिष्यों में सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त होता है। उनको 1917 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित विचित्रा नामक, ये पूछा जाता है, विचित्रा नामक शिल्पकला केंद्र और ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स का प्राचार्य नियुक्त किया जाता है। उनकी कला प्रतिभा देख करके 1922 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको शांति निकेतन में कला विभाग का अध्यक्ष पद पर निमंत्रित कर लिया था। नंदलाल बसु को अजंता बाघ आदि गुफाओं का चित्रण भी बनाना हुआ, यानी भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां भी तैयार करनी पड़ी, जिससे उनकी ख्याति और फैल गई। 1924 में वे चीन गए और वहाँ पे चीनी कला का अध्ययन किया। इसी समय उनको कांग्रेस अधिवेशन के पांडालों को सजाना भी था और उसके लिए वो आमंत्रित भी किए गए। बसु ने विषय तथा तकनीकी की दृष्टि से भारतीय परंपराओं की सीमा में बांध करके अपने ही प्रयोग किए। उनके प्रमुख चित्रों में शिव का विष्पान हो, सती हो, दुर्गा हो, बुद्ध और मेष हो, अर्जुन हो, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा हो, स्वप्न हो, वीणा वादनी हो, गांधी जी की दांडी यात्रा हो, संथालनी हो, उमा की तपस्या हो, विरहणी हो, मेघ हो, उमा हो आदि रचनाएं बहुत फेमस हैं। रूपावली और शिल्पकथा, ये दो मूल रूप से शिल्पकला और मूल रूप से रूपावली, ये दोनों पुस्तकें हैं किसके द्वारा? मास्टर मोशाय के द्वारा लिखी गई हैं। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में जिन कृतियों का निर्माण किया उसमें असाधारण रेखांकन दिखाई पड़ता है। उनके चित्रों में रेखा चित्र की आकृतियों का प्राण बन गया है। आलोचकों ने उनकी कृतियों में विषय में इस प्रकार लिखा है कि उनकी कृतियां कला के इतिहास में एक क्षण है, सादा प्रवाहमान निरंतर गतिशील धारा नहीं। उनकी कृतियों में आधुनिक अभिव्यक्ति का सामना करने की क्षमता नहीं है। नंदलाल को राष्ट्रीय सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। 1953 में उन्हें शांति निकेतन के कला विभाग से सेवानिवृत्ति प्राप्त कर चुके, फिर भी वे चित्र में कार्य करते रहे, चित्र बनाते रहे। 1967 ईस्वी में मूल रूप से मास्टर मोशाय का निधन हो जाता है। मास्टर मोशाय के बाद उनके जो है गुरु भाई आते हैं। नाम होता है असित कुमार हल्दर, बंगाल जोड़ा साकुम जिनका जन्म होता है। असित कुमार हल्दर, स्वर्गीय असित कुमार हल्दर ने कला जगत पूर्णतया मूल रूप से परिचित रहा है। वह आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रमुख शिष्यों में एक रहे हैं और स्वर्गीय नंदलाल बसु, छितेंद्रनाथ मजूमदार, शैलेंद्रनाथ डे के गुरु भाई भी रहे हैं। वह गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स लखनऊ के प्राचार्य भी रहे हैं। प्रयाग इलाहाबाद नगर पालिका में उनके सबसे ज़्यादा चित्र मूल रूप से सुरक्षित है।
उन्होंने अजंता, बाघ और जोगी मारा तीनों के चित्रों की अनुकृतियां बनाई 1910 से 14 के बीच तैयार की हैं। उमर खैय्यम चित्रावली की शैली में मूल रूप से मौलिकता प्रदान है। उमर खैय्यम बहुत बार पूछा गया, असित कुमार की रचना मानी जाती है। उन्होंने भारतीय कला की परंपरा से हट करके चलने का प्रयास भी किया, परंतु परंपरा में रंगे कलाकार को सफलता न मिल पाई। उन्होंने लकड़ी, रेशम, हार्डबोर्ड आदि पे बराबर प्रयोग किए। उनके चित्रों में आकृतियों की सरलता और रेखा का प्रवाह दर्शनीय है। उनके चित्रों में कुणाल हो गया, अकबर एक महान निर्माता हो गया, ये सब रचना बहुत फेमस है। रहस्य हो गया, ये सब बहुत उल्लेखनीय है। हलधर बाबू कलाकार होने के अतिरिक्त एक बंगाल गीतकार भी रहे हैं। मेघदूत का बंगाल अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है? तो मूल रूप से मेघदूत का बंगला में अनुवाद असित कुमार हलधर के द्वारा ही किया जाता है। ये बात असित कुमार हलधर की है। उसके बाद उनके गुरु भाई आएंगे डीपी राय चौधरी, यानी देवी प्रसाद राय चौधरी, जो प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। डीपी राय चौधरी की अगर बात करें तो वो आचार्य अवनींद्रनाथ के योगी शिष्यों में माने जाते रहे हैं। चित्र की अपेक्षा मूर्ति के क्षेत्र में उन्होंने अधिक सम्मान प्राप्त किया है। वह मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल रहे हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, कहाँ पे प्रिंसिपल? तो मद्रास कला विद्यालय के प्रिंसिपल रहे हैं। उन्होंने बंजारों, मछुआरों और जो है पहाड़ी जूनों से संबंधित अनेक चित्र बनाए हैं। उन्होंने पाश्चात्य कला के सम्मिश्रण से अपनी शैली को प्रशस्त किया है। 1958 ईस्वी में उनको राष्ट्रीय उपाधि पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। पद्म भूषण कब मिलता है? 1958 ईस्वी में मिलता है। तो ये थे डीपी राय चौधरी। कुछ खास कलाकार थे जिन्हें आज हम लोगों ने देखने का प्रयास किया है। कल हम लोग एक साथ लगभग 40 या 50 चित्रकार एक साथ देख लेंगे, जिससे आपका सुपरफास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।